हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। एक नए दिन के साथ फिर से आपका स्वागत है स्टडी कर पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहां बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा दुबई में। तो दोस्तों यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इसलिए आपको याद रखना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है दुबई में। और दुबई कहाँ है? यूएई में। आपको याद रखना है कि ये जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है इसका नाम है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों इस एयरपोर्ट को बनाने की लागत कितनी होगी? तो 35 अरब डॉलर यानी करीब 2.92 लाख करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है इस एयरपोर्ट को बनाने में। ये जो नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 गुना बड़ा होगा। तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भार को कम करने के लिए ही ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो ये जो नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है इसमें हर साल 26 करोड़ पैसेंजर यात्रा करेंगे, यानी कि यहां से 26 करोड़ पैसेंजर यात्रा करने वाले हैं। यहाँ 5 पैरेलल रनवे बनाए जाएंगे, यानी एक साथ 5 विमान यहां से टेक ऑफ या लैंड कर सकते हैं। इस एयरपोर्ट का कुल एरिया है 70 स्क्वायर किलोमीटर का। तो काफी बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है दुबई में। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। बात आई है एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा के विषय रहे हैं। तो अभी हाल ही में एशियाई वर्ल्ड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इसमें भारत का जो दिल्ली एयरपोर्ट है ये विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना है। और आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। इसके अलावा एशियाई ASQ की एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें यह बताया गया था कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है एशिया के क्षेत्र में, तो वो है दिल्ली एयरपोर्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ज्यादा हवाई अड्डों वाला राज्य कौन है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं? तो वो हैं 21। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कौन है? न्योमा, जो कि लद्दाख में है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड प्रदान किए गए थे, तो उसमें विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है कतर की राजधानी दोहा में स्थित हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। दोस्तों बात आई है UAE की, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात की। तो कैपिटल इसकी अबू धाबी है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। और दोस्तों यह मध्य पूर्व में स्थित एक देश है और दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा स्थित है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अबू धाबी में UAE का पहला हिंदू मंदिर स्थापित किया गया है। उसका उद्घाटन अभी कुछ समय पहले हुआ था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई UAE में ही किया गया है। सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, तो उन्हें UAE का गोल्डन वीजा अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। भारत और UAE की सेना के बीच एक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है 2024 में। उसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और UAE के बीच में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है 2024 में, तो उसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। और ये जो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास है 2024 का, ये राजस्थान में आयोजित किया गया है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उससे आपको ऐड हो जाना है। तो ऐड होने के बाद आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो भी वहां पर मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई-बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वैश्विक मीडिया पुरस्कार किसने जीता है? तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड अभी हाल ही में आर्टिफिशियल न्यूज एंकर है सना, तो उसने अभी हाल ही में ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। दोस्तों सना ने इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के द्वारा
जो 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड था वो उसने जीता है। दोस्तों सना की खासियत क्या है? तो सना बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर है, यानी बहुत सारी भाषाएं वो जानती है। इसके अलावा उसके पास हर तरह की रिपोर्टिंग करने की भी क्षमता है, तो बहुमुखी रिपोर्टिंग भी वो कर सकती है। दोस्तों जो इंडिया टुडे ग्रुप है भारत का, तो उसके द्वारा 2023 में इस न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? सना रखा गया था। इंडिया टुडे ग्रुप की बात आई है तो यह नई दिल्ली में स्थित है और यह एक मीडिया समूह है। इंडिया टुडे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इसके संस्थापक हैं अरुण पुरी और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? आशीष बग्गा। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बनाई गई एक मिस एआई सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें विजेता को $20,000 की राशि प्रदान की जाएगी। गूगल डीप माइंड के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग एजेंट सीमा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि एआई गेमिंग एजेंट सीमा को किसने लॉन्च किया है? तो गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर स्टारगेट को कौन कौन बनाएगा? माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई। तो ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर होगा, उसका नाम होगा स्टारगेट। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन अभी हाल ही में कॉग्निशन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बैच ओपन स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में भारत के स्क्वैश खिलाड़ी हैं वी सेंथिल कुमार, तो उन्होंने बैच ओपन स्क्वैश का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फ्रांस के मेलविल साइनी मैनिको को हरा करके बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश का फाइनल अपने नाम कर लिया है। और ये जो प्रतियोगिता थी इसका आयोजन 24 से 28 अप्रैल 2024 तक पेरिस फ्रांस में की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक स्क्वैश को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन जो लॉस एंजल्स 2028 के ओलंपिक होंगे उसमें स्क्वैश को शामिल किया गया है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। भारत के प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी हैं सौरभ घोषाल, तो उन्होंने स्क्वैश से अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अब आपके सामने कुछ खिलाड़ियों के नाम हैं, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध स्क्वैश से है। कुछ और खिलाड़ी हैं जिनका संबंध स्क्वैश से है, जैसे ज्योत्सना चिनप्पा, हरिंदर पाल संधू और बी सेंथिल कुमार, अनाहत सिंह, अभय कुमार, कुश कुमार, महेश मन गांवकर, तन्वी खन्ना और मिसा ग्रेवाल। तो ये सभी स्क्वैश से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसाक डार किस देश के उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? इसाक डार। इनका नाम आप नोट कर सकते हैं। उनका संबंध पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। दोस्तों इसाक डार विदेश मंत्री भी हैं और उनका एक बयान काफी चर्चा में रहा है कुछ समय पहले। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि वो भारत से फिर से व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था उसके बाद से पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार करना और भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार करना बंद कर दिया था। तो अब पाकिस्तान फिर से ये चाहता है कि वो भारत के साथ व्यापार करे। तो ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, जो कि काफी वायरल भी हुआ था। बात आई है पाकिस्तान की, तो इसकी बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है। आसिफ अली जरदारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और करेंसी है यहाँ की पाकिस्तानी रुपया। यहाँ पर आप पाकिस्तान की लोकेशन देख सकते हैं। पाकिस्तान की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती है। पाकिस्तान की जो संसद है उसे क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। पाकिस्तान शब्द को किसने दिया था, यानी कि उसका जनक कौन है, फादर कौन है पाकिस्तान शब्द का? तो वो है चौधरी रहमत अली। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो अहमद अबद बिन मुबारक यमन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटिट्यो तुबालू के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नवाब सलाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष बने हैं और ओलजास वेक्टोनोव कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। गैब्रियल अटल फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर और सेरिंग टोब्गे भूटान के प्राइम मिनिस्टर और फेलिक्स सेसिकेदी
कांगो के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किसने लघु वित्त बैंकों यानी स्मॉल फाइनेंस बैंकों से यूनिवर्सल बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? आंसर हो जाएगा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा ये कहा गया है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो यूनिवर्सल बैंक्स बन सकते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन जारी किए गए हैं। अगर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो उन्हें यूनिवर्सल बैंक बनाया जा सकता है। आरबीआई के द्वारा ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इसको परिवर्तन योजना या संक्रमण योजना कहा जा रहा है। अब हम जानते हैं कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होंगे उन्हें कौन कौन से रूल फॉलो करने होंगे। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को कम से कम 5 वर्षों तक प्रदर्शन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड बनाए रखना होगा। यानी कि अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है और वो यूनिवर्सल बैंक बनना चाहता है तो उसका 5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो मेंटेन होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो पिछली तिमाही है उसके अंत की न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए, ये इसमें शर्त रखी गई है। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने चाहिए। चलिए हम समझते हैं कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस बैंक एक प्रकार के बैंक ही होते हैं। तो ये छोटे व्यवसायों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों, किसानों और असंगठित क्षेत्र और वंचित वर्गों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं और उन्हें ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जो छोटे व्यापारी होते हैं या किसान होते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, उनको ऋण सुविधाएं और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का काम कौन करता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। आपने कुछ नाम भी सुने होंगे जैसे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन, उत्कर्ष, ये सभी कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक के उदाहरण हैं। देखिए, यूनिवर्सल बैंक क्या होते हैं? तो यह एक ऐसा बैंक है जो आपको सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगा, यानी बैंकिंग से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं वो सभी प्रदान करेगा। आपको विदेश में भी सुविधाएं प्रदान करने की ये क्षमता रखता है। तो ऐसे बैंक कहलाते हैं यूनिवर्सल बैंक। आरबीआई की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत की गई है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। यानी कि सरकार ने अपने हाथों में कब लिया था आरबीआई को? 1949 में। दोस्तों, पहले आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता हुआ करता था, फिर इसे मुंबई शिफ्ट किया गया था। आरबीआई के वर्तमान में 33 कार्यालय हैं और सर ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख और आरबीआई के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पंडित राजेंद्र गंगा नाई को लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए, लच्छू महाराज पुरस्कार लखनऊ में प्रदान किया जाता है और जो नृत्य कला होती है उससे संबंधित यह पुरस्कार होता है। तो 2015 से 2024 तक लच्छू महाराज पुरस्कार नहीं दिए गए थे, तो अब इकट्ठी घोषणा की गई है 2015 से 2024 तक के विजेताओं की। तो 10 ऐसे लोग हैं जिन्हें लच्छू महाराज पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनमें हेमा मालिनी और सायरा बानो का भी नाम शामिल है। दोस्तों, लच्छू महाराज बैले फाउंडेशन के द्वारा ये जो अवार्ड है ये 31 अगस्त 2024 को लखनऊ में प्रदान किया जाएगा। अब किन्हें किन्हें सम्मानित किया गया है लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से? तो उमा शर्मा को 2015 के लिए, रमा वैद्यनाथन को 2016 के लिए, उमा डोंगरे को 2017 के लिए, हेमा मालिनी को 2018 के लिए, प्राची साय को 2022 के लिए, सायरा बानो और डॉक्टर संध्या पुरीचा को 2019 के लिए और डॉक्टर मालविका मित्रा को 2021 के लिए, असीम बंधु भट्टाचार्य को 2023 के लिए और पंडित राजेंद्र गंगा नाई को 2024 के लिए लच्छू महाराज पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप समझ लेते हैं कि ये लच्छू महाराज कौन है। तो दोस्तों, लच्छू महाराज के नाम से 2 कलाकार प्रसिद्ध हैं भारत में। तो एक तो थे कथक नर्तक और दूसरे थे तबला वादक। तो ये जो लच्छू महाराज पुरस्कार प्रदान किया जाता है ये कथक नर्तक लच्छू महाराज के नाम पर दिया जाता है। लच्छू महाराज का जन्म 1907 में लखनऊ में हुआ था और यह एक प्रसिद्ध कथक नर्तक और कोरियोग्राफर थे। आपको याद रखना है कि लच्छू महाराज की जो मृत्यु है वो 1978 में हुई थी
उन्हें 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्ट इंडिया के अकॉर्डिंग भारत का ई कॉमर्स मार्केट किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनेगा? आंसर हो जाएगा इसका 2030 तक। तो इन्वेस्ट इंडिया ने अभी हाल ही में ये कहा है कि भारत का जो ई कॉमर्स बाजार है वो 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार होगा। दोस्तों, इसके अलावा इन्वेस्ट इंडिया ने यह भी कहा है कि 2030 तक इस बाजार में 325 अरब डॉलर की भारी वृद्धि देखी जाएगी। दोस्तों, ये जो ई कॉमर्स मार्केट है ये क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। तो इंटरनेट के माध्यम से जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं और जो सर्विस खरीदते हैं वही कहलाता है ई कॉमर्स मार्केट। भारत के आगामी लक्ष्य डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य है 2024 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य है 2024 का। किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य 2024 तक का। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2024 तक का। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 तक का। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य भारत सरकार का 2024 तक का। 100 नए एयरपोर्ट डेवलप करने का लक्ष्य 2025 तक का। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक का। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भारत का 2025 तक का। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक का। अगला क्वेश्चन है, द विनर्स माइंडसेट पुस्तक को किसने लिखा है? तो अभी हाल ही में द विनर्स माइंडसेट पुस्तक को सैन वाटसन ने लिखा है। सैन वाटसन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। तो उन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द विनर्स माइंडसेट। काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। 2014 में एक घटना घटित हुई थी। आपको याद होगा कि एक मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर फिलिप ह्यूज की सिर पर गेंद लगने के कारण मौत हो गई थी। तो इस घटना ने सैन वाटसन को काफी प्रभावित किया था और फिर उन्होंने अपने जीवन के पहलुओं पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द विनर्स माइंडसेट। दोस्तों, 2024 की कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। तो इस पुस्तक को चित्रा बनर्जी ने लिखा है। भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं पुस्तक को जया जेटली ने लिखा है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक को मनोज मुकुंद नरवाने जी के द्वारा लिखा गया है। संस्कृति के आयाम पुस्तक को मनोरम मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 कहां शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 29 और 30 अप्रैल को क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इसका उद्देश्य है महत्वपूर्ण खनिज लाभों और प्रसंस्करण उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देना, ज्ञान साझा करना और इनोवेशन को बढ़ावा देना। दोस्तों, साल 2024 में भारत के राज्यों के जो खनन मंत्री हैं उनका सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। यहाँ पर खनिज की बात आई है तो कुछ मिनरल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो कोयला का सबसे अधिक उत्पादन दुनिया में चाइना में होता है और भारत में छत्तीसगढ़ में। हीरा का दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन रूस में होता है और भारत में मध्य प्रदेश में होता है। तांबा का सबसे अधिक उत्पादन चिली में होता है और भारत में मध्य प्रदेश में होता है। लोहा का सबसे अधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है और भारत में इसका उत्पादन ओडिशा में होता है। चांदी का सबसे अधिक उत्पादन मैक्सिको में होता है, भारत में राजस्थान में होता है। कच्चे तेल का उत्पादन सबसे अधिक अमेरिका में होता है और भारत में राजस्थान में होता है। बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है और भारत में ओडिशा में होता है। सोने का सबसे अधिक यानी गोल्ड का सबसे अधिक उत्पादन चाइना में होता है और सबसे अधिक भारत में कर्नाटक में होता है। अगला क्वेश्चन है, हेमंत बख्शी किस कंपनी के सीईओ थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा ओला। तो ओला कंपनी के सीईओ हेमंत बख्शी ने अपने पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जनवरी 2024 में ही इस कंपनी को ज्वाइन किया हुआ था। इससे पहले ओला कंपनी ने यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अपनी मोबिलिटी सर्विस बंद कर दी थी। ओला के फाउंडर कौन है? याद रखिएगा, भाविश अग्रवाल हैं और 2010 में भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी के द्वारा मिलकर के ओला कैब्स को लॉन्च किया गया था। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं मनोज पांडा। अब आपको बताना है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विप्रो के नए सीईओ बने हैं श्रीनिवास पल्लिया। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के सीएमडी बने हैं संतोष कुमार झा।
सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, आईसीसी ने टीम इंडिया के किस पूर्व क्रिकेटर को टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? युवराज सिंह को। वी झिंझम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है जिसे भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चलाने को मंजूरी दी गई है? केरल। हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया है? इराक। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 18 अंतरिक्ष यान हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? चाइना। इनविटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में 100 मीटर बैक स्ट्रोक किसने जीता है? श्रीहरि नटराजन ने। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण अलगप्पन। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत ने अब तक कितने मेडल जीते हैं? 8। भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर किस देश ने प्रतिबंध हटा दिया है? जर्मनी ने। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? कजाकिस्तान में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है या राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एसिटिलीन। किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है? यानी पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य और पत्रकारिता दोनों क्षेत्रों में दिया जाता है। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो कुचिपुड़ी डांस है ये किस राज्य से रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर आंध्र प्रदेश बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन आज पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।